हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका ग्रेड अप के यूट्यूब चैनल ग्रेड अप यूपीएससी पे। गाइस, मेरा नाम वसु कटारा है। स्टूडेंट्स मुझे वीके सर कहते हैं। आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके अंदर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिनकी मदद से हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझेंगे। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो अलग अलग एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करेंगे कि क्या एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग टाइप की इंडिया के अंदर है, इंटरनेशनली है, उनका क्या रोल है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। स्वागत है आप सबका ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम वसु कटारा है, वीके सर, और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके लिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज इन इंडिया आर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? फर्स्ट, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सेकंड है आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी। थर्ड है आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। फोर्थ, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और अ वेरी गुड आफ्टरनून जो दोस्त हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हो गए और इस समय का फायदा उठा रहे होंगे। ये जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है, इसमें एफिशिएंटली पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप लोग। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके लिए मदद करने आए हैं ग्रेड अप यूपीएससी चैनल में। मैंने बताया, दिन में अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। तो ऐसे ही आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया है, इसका सवाल देने का, इसका जवाब देने का, इस सवाल का आप जवाब दीजिए प्लीज। गाइस, इसका आंसर मैं आपको अब बताता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप में से कम लोग ही ट्राई करा है आपने इस सवाल का जवाब देना। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब कानून के द्वारा लीगली बनी हुई बॉडीज हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, इसका जवाब डी है। 1, 2, 3 एंड 5। फोर्थ वन, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसे, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, और ये सारी एनवायरमेंटल बॉडीज क्या है, इनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसी के बारे में बता के शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज ए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, न कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज ए एनजीओ विच वाज फाउंडेड इन 1998। एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, 1998 के अंदर बनी थी, जिसका काम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन का। सबसे बड़ा रोल इसका ये है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा बाकी सारी बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। आइदर इट इज एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका काम यह है टाइगर्स को प्रोटेक्शन देना। टाइगर्स की जो टाइगर्स की पॉपुलेशन गिरती जा रही है, आबादी गिरती जा रही है, उस आबादी को वापस इंक्रीज करना है। इसी की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आया था, टी एक्स टू, जिसका मकसद ही है टाइगर्स की आबादी को दुगना करना। तो ये एनटीसीए इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी, अब आप जू के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि यार ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगी, बट हाँ, सेंट्रल जू अथॉरिटी इज फॉर्म्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेंट्रल जू अथॉरिटी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज डेफिनेटली अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज
formed under Prevention of Cruelty Against Animals Act. Prevention of Cruelty Against Animals Act 1960. ऐसे ही अलग अलग बॉडीज हैं. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बॉडी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो is also a statutory body, right? So correct answer here is D. सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा है और ये एक बहुत जरूरी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी समय से न्यूज में चल रहा है. आप सब लोग जानते होंगे यार आईएसए के बारे में. आईएसए का हेडक्वार्टर आप सबको पता होगा कहां पे, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है. दैट इट कंप्राइजेस ऑफ द कंट्रीज which fully or partially lies within the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The headquarters of ISA is at Gurugram, India. Fiji, Niger and Tuvalu have recently joined the International Solar Alliance, ISA. And finally students, D, all of the above statements are correct. Please इसका आंसर दें, जल्दी इसका आंसर दें प्लीज यार. शुरू हो जाओ, इसका आंसर दो सारे के सारे, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करो ताकि वो स्टूडेंट्स जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इन क्लासेस को लाइव तौर पे देख पाए. ठीक है, तो क्विकली आप इसका सही जवाब देने का ट्राई करें. मैं आपको 20 सेकेंड्स और देता हूं. प्लीज सोचिए एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्विकली. स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है, आई विल शो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन टू यू, इज डी. ये सारे स्टेटमेंट सही है और आप सब ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है. फिजी, नाइजर और तुवालू ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है. और दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, विच इज द रिसेंट कंट्री विच हैज ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सबसे रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं. सबसे रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी मैं आपको और कुछ बताऊंगा. पहली बात तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका फॉर्म हुआ था पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम के अंदर है. गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. दोस्तों ये आपको जानना और ये आपको याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं, दिल्ली के पास गुड़गांव में हेडक्वार्टर ग्वाल पहाड़ी नाम की जगह पे है और इसके अंदर वो सारे देश आते हैं विच लाई फुल्ली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. बिल्कुल सही बात है जी, तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है, 100% करेक्ट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है आपकी, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड. आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से गलत ऑप्शंस को चूज करना है. तो देखो आपको टोटल 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं. अब ध्यान से जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट इट इज सेइंग इनकरेक्ट. और ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको अंडरलाइन कर लेना है या तो एनसर्कल कर लेना है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको याद भी रहेगा. देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात करी है तो द फंड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 2014. इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू काउंटर क्लाइमेट चेंज. It was established in the Durban Conference on Climate Change and the developed nations would provide the fund. इनमें से कौन सा सही जवाब है, प्लीज बताएं. इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है. और आपको एंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा रिसेंट कंट्री है, तो अयाज खान ने बताया सर सेंट किट्स एंड नेविस. एब्सोल्युटली, दिस इज द रिसेंट एडिशन टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिस्ट. ये एक रिसेंटली एडेड कंट्री है. चलिए कोई बात नहीं. थर्ड क्वेश्चन को कुछ लोग स्किप भी कर रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को, इस सवाल को ट्राई करो यार, तभी कोई फायदा है.
Quickly try to answer this question, guys. इससे इनकरेक्ट पूछा गया है. It was established in the Durban Conference on Climate Change. The developed nations would provide the fund to it. इनमें से क्या सही है, इनमें से क्या गलत है? प्लीज क्विकली इसको आंसर करें. चलिए आपको मैं करेक्ट आंसर रिवील करता हूं. यस, अयाज खान ने बोला और बाकी लोग, सुबह संडेला जी ने भी रिप्लाई किया. यस गाइस, करे इनकरेक्ट आपका. इसके अंदर सी स्टेटमेंट है दैट ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज क्रिएटेड इन डरबन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि हाँ, डरबन कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लाइमेट चेंज के इस दौरान नहीं फॉर्म हुआ था, बल्कि ग्रीन क्लाइमेट फंड कैनकून नाम की एक जगह पे, मेक्सिको नाम के एक देश के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना सन 2010 के अंदर करी गई थी, जिसके बाद 2014 से इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया. आई एम सॉरी. 2010 के अंदर मेक्सिको से इसकी शुरुआत हुई है. इसके बाद ये पार्ट बन के रहा UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का. इसका पार्ट बन के रहा. फंडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड किया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के लिए. अडेप्टेशन का मतलब होता है एनवायरमेंट की जो दुर्दशा कर दी है, जो बुरा हाल कर दिया है, द डिग्रेडेशन विच वी हैव कॉज्ड टू द एनवायरमेंट. अब उसके साथ आपको अडेप्ट करना है कि उसी में बेहतर कैसे रह पाएंगे. मिटिगेशन का मतलब होता है कि एक स्तर पे जाकर आप पर्टिकुलर लेवल पे रिड्यूस करने के बाद एनवायरनमेंट की कंडीशन को वहीं रुक जाते हो, थम जाते हो, स्टे कर देते हो. क्या मतलब? फॉर एग्जांपल डायबिटीज भी होती है किसी को, तो डायबिटीज को एक निचले स्तर पर ले आए जहां पे वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, उसे कहते हैं मिटिगेशन. ठीक है, क्योंकि ये बीमारी खत्म तो नहीं हो सकती इतनी आसानी से. इसी तरीके से मिटिगेशन टर्म यूज किया जाता है क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. डर्बन में नहीं बना था, मेक्सिको में बना था, बता चुका हूं. एंड डेवलप्ड नेशंस वुड प्रोवाइड फंडिंग. यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है. फंड डेवलप्ड नेशन से लिया जाएगा. चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. Which of the following international organization partners are not associated with the Ramsar Convention? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, साइट्स एंड WWF. ये WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है. कोई काफी लोग WWF को सोचते हैं कि सर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है. नहीं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि WWF की फुल फॉर्म क्या है. साइट्स की मैं बता देता हूं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. दिस इज साइट्स. IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम की भी एक संस्था है. पर इनमें से कौन से नॉट एसोसिएटेड है? साफ साफ आपसे पूछा हुआ है, नॉट एसोसिएटेड. प्लीज इसका आंसर देने का ट्राई करें यार. एंड यस, WWF इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, एब्सोल्युटली वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है. ठीक है, तो प्लीज क्विकली, रामसर कन्वेंशन से एसोसिएटेड नहीं है. और रामसर कन्वेंशन क्या है? वॉट I'm sorry, what is रामसर कन्वेंशन, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं. व्हाट इज रामसर कन्वेंशन भी आपको बताने वाला हूं. क्विकली इसका जवाब देने का ट्राई करें. क्विकली गाइस, क्विकली. Guys, the correct answer to this question is C. सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा. बी नहीं, ए नहीं, सी है. क्यों? नॉट एसोसिएटेड पूछा है, नॉट एसोसिएटेड पूछा है. साइट्स, सी फॉर साइट्स नहीं है इसका करेक्ट आंसर. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सही है, रामसर कन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है. रामसर कन्वेंशन का रोल है वेटलैंड कंजर्वेशन का, वेटलैंड कंजर्वेशन का. और वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है?
बेहतर तरीका है वेटलैंड को कंजर्व करने का, उनको स्टेटस क्वो की कंडीशन में छोड़ दो, एज इट इज। नेचर अपने आप ही हील कर लेती है, पर नहीं, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान वहां पे डेवलपमेंट का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, कितना कुछ ऐसी जगहों पे जहां पे वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स आप लोग समझते होंगे, बॉग्स, फेंस, मैं लिख भी देता हूं, लेक्स, स्वाम्प, बॉग, जितनी ऐसी पानी की बॉडीज हैं उन सबको वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड से जुड़ा हुआ है रामसर कन्वेंशन, ताकि वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन हो पाए। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर रिलेटेड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, WWF। इसके अलावा इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट एजेंसी भी आपका जुड़ा हुआ है रामसर कन्वेंशन से। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वेटलैंड इंटरनेशनल। और ये एक, इसके अलावा एक और है वेटलैंड इंटरनेशनल। तो यार ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस रामसर से जुड़ी हैं। तीन तो ये बता दिया, चौथी ये और पांचवी ये। अब ये सवाल मेरे हिसाब से सिविल सर्विस एग्जाम में एनवायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक्स में पूछा जाना बहुत ज्यादा संभव है। इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सच क्वेश्चन कम्स। तो आपको याद रखना है, साइट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद रामसर कन्वेंशन। साइट्स की फुल फॉर्म बता चुका हूं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। लेट्स मूव ऑन। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 20 से 30 सेकंड में इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। IPCC, इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? यूनेप एंड WMO, यूनाइटेड नेशंस एंड यूनेप। यूनेप की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO होता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। IMD, इनमें से कौन सी आपकी बॉडीज आईपीसीसी के साथ इस्टेब्लिश हुई हैं? प्लीज क्विकली इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली। एंड वेरी गुड आफ्टरनून रिचा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो गाइस, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, इनफैक्ट नॉट जस्ट सिविल सर्विस एग्जाम, हालांकि ये क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बनाए हैं, पर मेजरली अदर PCS एग्जाम, स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट है। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो दीज आर वेरी वेरी क्रूशल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब इसका जवाब देने का ट्राई करिए प्लीज, सारे के सारे। और मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है, स्किप कर रहे हैं। सम पीपल आर गोइंग विद ए। तो आपने ए को अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यार, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या ये जनीवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, या ये न्यूयॉर्क के अंदर है, अमेरिका के अंदर? इन दोनों में से कौन सी जगहों पे है जनीवा का हेडक्वार्टर, आइदर यूनेप का हेडक्वार्टर, आइदर जनीवा इन स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क? ये क्विकली मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है। और साथ साथ इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का हेडक्वार्टर भी बता देना। और इसका करेक्ट आंसर तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, यूनेप एंड WMO। WMO की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप और IPCC, ये तीन संस्थाएं हैं, IPCC, यूनेप एंड WMO, जो कि एक साथ 1988 के अंदर फॉर्म हुई थी, जिनका कार्य था साइंटिफिक वर्क करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की दिशा के अंदर, डायरेक्शन के अंदर साइंटिफिक वर्क्स करना। और बस यही नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का तो काम था ही इनका, साथ साथ इनका रोल ये भी था कि आने वाली जनरेशन्स को एनवायरमेंट की बुरी सिचुएशन, डिग्रेडिंग सिचुएशन के बारे में अवेयर कर पाए, इन्फॉर्म कर पाए।
और उसे रिवर्स कर पाए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर दे पाए और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को रिवर्स कर पाए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को रिवर्स कर पाए। अब आपसे मैंने सवाल पूछा था जनीवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, तो एक बच्चे ने बोला सर ना जनीवा में है, ना न्यूयॉर्क के अंदर है, ना स्विट्जरलैंड में है, ना यूएस के अंदर है, इट इज इन कीनिया। सर कीनिया, अफ्रीका, कीनिया नाम का एक देश है सर अफ्रीका के अंदर, वहां पे है सर। कीनिया के अंदर भी, कीनिया की कैपिटल कौन सी है? कीनिया की कैपिटल नाइरोबी। सर नाइरोबी के अंदर जो कीनिया की कैपिटल है, वहां पे आपका है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। और आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? और हाँ, ब्लफ तो करना पड़ता ही है, बहुत जरूरी है, आप सबसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, अगर आप बेहतर तौर पे याद कर पाएंगे तो वो इन क्वेश्चंस के थ्रू ही कर पाएंगे। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है जनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, जनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है क्वेश्चन का ए, यूनेप, डब्ल्यूएमओ, आईपीसीसी, तीनों संस्था 1988 के अंदर फॉर्म हुई थी। आईपीसीसी की फुल फॉर्म, यूनेप की फुल फॉर्म, डब्ल्यूएमओ की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं। आपसे बस एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अब बात चली है तो डब्ल्यूएमओ की फुल फॉर्म भी बता, डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर भी बता दो। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का 1988 में बनी थी, अवेयर, इन्फॉर्म, रिवर्स, ये इसका काम होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप पहले उसका जवाब दीजिएगा, फिर इसका जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंसी कॉल्ड सावन, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में सावन कहा जाता है। So country names have been given, 8 names have been given here. You have to pick those country which are not part. देखो यहाँ पे मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, एनसर्कल करके भी दिखा रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी रीड कर रहा हूँ, और भी उसमें एडिशन कर रहा हूँ, पर यूपीएससी एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जाम में देयर विल बी नोबडी टू हेल्प यू एक्सेप्ट यू। सिर्फ आप ही आपकी मदद कर पाओगे उस दिन। तो आपको कुछ चीजें जो करनी ही करनी है वो है एनसर्कलिंग। क्वेश्चन में हाँ पूछा है, ना पूछा है, मतलब करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है, वो एनसर्कल करना है, क्वेश्चंस ढंग से पढ़ने हैं। तब तक वो 4 सर्कल, 4 ऑप्शन जो एमसीक्यू वाले होते हैं तब तक फिल नहीं करने हैं, जब तक आप मैच नहीं कर ले क्वेश्चन नंबर जो आप पेपर में देख रहे हैं उसी को आंसर शीट में फिल कर रहे हैं। क्योंकि कई बार बेटा ऐसा हो जाता है कि आपको जैसे 78 क्वेश्चन का आंसर देना है, 79th में एनसर्कल कर देते हो। होता है कि नहीं होता? जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, अपियर हो चुके हैं सिविल सर्विस एग्जाम में और किसी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो जानते हैं ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं नर्वसनेस की वजह से, इमोशनल कोशेंट कम होता है कुछ लोगों का एग्जाम के दौरान, ईक्यू या इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं, दैट इज वाई सच थिंग्स हैपन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये चीजें हमेशा से इंश्योर करके चलो। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, 6 क्वेश्चन पे। इसका आंसर मैं देख रहा हूं लोगों ने देना शुरू किया है, पर वो दे रहे हैं स्किप के फॉर्म में, स्किप के फॉर्म में, राइट। क्विकली यार, बाकी लोग भी इसका आंसर दो, कोशिश करो, इसका ट्राई तो करो आंसर देने की, एक बार कोशिश तो करो यार। क्विकली क्विकली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन है कि कम से कम ट्राई तो करो, ट्राई तो बनता है। एक ट्राई तो बनता है यार। ओके ओके ओके। यस, डब्ल्यूएमओ का, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल हेडक्वार्टर, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन जनीवा, स्विट्जरलैंड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डब्ल्यूएमओ और आईपीसीसी का है जनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब आप इनका आंसर देने की कोशिश करो कि एक्चुअली मैं भी आपको बताऊंगा दैट मेंबर्स ऑफ सावन, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, पर आपको यहां पे पूछा है नॉट अ मेंबर। अगर मैं आपको कंट्रीज के नाम बता दूं सावन के, तो आप अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो कोई नहीं, कंट्रीज के नाम बताता हूं। सबसे पहले तो आपका साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है, खुद ही देख लो नाम। अफगानिस्तान आती है, अफगानिस्तान आती है, ठीक है। इंडिया आती है, इंडिया बिल्कुल आती है कि कंट्री है, साउथ सावन का भी पार्ट है, साउथ एशिया का भी पार्ट है। इसके अलावा क्या इंडिया के आस पड़ोस के लोग, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है, बांग्लादेश है, भूटान है और बांग्लादेश भी है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका भी है। नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया के पास ही रखा है मैंने पाकिस्तान को, श्रीलंका, ये सारे देश हैं सावन का पार्ट। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, मालदीव्स,
मालदीव्स, ये सारे देश आपके पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सावन इज अ रीजनल मेंबरशिप, रीजनल ग्रुपिंग और रीजनल मेंबरशिप ऑफ 8 डिफरेंट कंट्रीज, रीजनल ग्रुपिंग ऑफ 8 डिफरेंट कंट्रीज साउथ एशिया के। काम क्या है इनका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट का एक नेटवर्क है। अब देखो क्या क्या मैंने बताया, क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ मेंबर, अब मेंबर आप सबको 8 पता चल गए हैं। अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो क्या नहीं है आंसर में? डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट पार्ट। और आप लोग कह रहे हैं कि सर सार्क का जो मेंबरशिप होती है, सार्क की जो मेंबरशिप होती है वही सावन की मेंबरशिप होती है। क्या वास्तव में सार्क की मेंबरशिप और सावन की मेंबरशिप में कुछ फर्क है? क्या वास्तव में सार्क की मेंबरशिप में या सावन की मेंबरशिप में कोई फर्क है? ये आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज। मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज बॉडीज आर पार्ट ऑफ योर सावन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। इसका नाम ये है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए क्राइम्स होते हैं, जितने भी उनको रोकना है, क्राइम्स को मिनिमाइज करना है, इसीलिए इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट नेटवर्क बनाया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 7th क्वेश्चन पे। अच्छा, 6th के बारे में भी अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सावन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, राइट? हेडक्वार्टर ऑफ सावन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क कहाँ पे है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। मैं आपको आज काफी काफी काम दे रहा हूं ताकि आप लोग रेगुलरली मेरे को आंसर करते रहें, सेशन के अंदर बोरियत ना हो और एक एक्टिव फेज में आप मुझे आंसर करें एंड इंटरेक्टिव फेज में ये सेशन चले। चलिए मैं फिर भी बता देता हूं, सावन का एक्चुअली में हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल के अंदर। काठमांडू नेपाल के अंदर सावन का हेडक्वार्टर है। एंड सावन वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2011। सावन की शुरुआत जनवरी 2011 के अंदर हुई थी, ठीक है। पारो भूटान के अंदर सावन की शुरुआत 2011 पारो भूटान की हुई थी और हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल के अंदर है। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? और बच्चों ने बीच में, मैं आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू सॉ योर रिस्पॉन्स, आपको मैं बताने में इतना शुमार हो गया था। एंड आप लोग कह रहे हैं कि सर सार्क और सावन में सर पूरी सिमिलैरिटी तो है नहीं। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दैट यस सर, म्यांमार तो उसके अंदर पार्ट है ही नहीं सावन के अंदर। सो द बॉडीज, द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ओवरलैपिंग। ओवरलैप सर पूरा पूरा नहीं है, थोड़ा तो है, कुछ देशों का तो है पर पूरा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन लेकर आया हूं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वेल नोन क्लासिकल डांसर रुक्मणी देवी अरुणडेल वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द बोर्ड। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। और यार सेकंड स्टेटमेंट कितना स्टूपिड सा है कि एक डांसर, वो भी क्लासिकल डांसर रुक्मणी देवी अरुणडेल, इन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को बनवाने में मदद करी। ये कुछ अटपटी सी बात लगी, तो ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा ही होगा, ये तो इनकरेक्ट होगा ही होगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ एनिमल्स है ना, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही ऑब्वियसली बने होंगे। यस यस ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही बने होंगे, ठीक है। अयान खान कह रहे हैं नहीं सर बी ऑप्शन है। अयान सेकंड स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो सकता है? क्लासिकल डांसर का क्या एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रिश्ता? और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो सही है ना यार। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एनिमल्स के वेलफेयर का कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएंगे? एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर स्टूडेंट्स गो रॉन्ग। यहीं पे मैंने ये बात इसीलिए कही थी ताकि चकमा दे सकूं आप सबको, ब्लफ कर सकूं आप सबके साथ, क्योंकि आपको अब बहुत अच्छे से समझ आएगा और अब बहुत अच्छे से याद रहेगा कि सर इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको एनिमल देख के लगेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, बट नहीं, इट इज अंडर द प्रोटेक्शन
I'm sorry, it is under the protection of animals act 1960, प्रोटेक्शन ऑफ और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, जो कि इसका सही नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, पोका कहते हैं, POCA, प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वन कैन नॉट बी द आंसर, बोथ कैन नॉट बी द आंसर, या तो टू होगा या तो ये होगा। और आप सोच के अगर लगता कि यार एक डांसर, एक क्लासिकल डांसर का क्या बोर्ड के साथ रिश्ता है, तो है, रुक्मणी देवी अरुणडेल वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही मशहूर शख्सियत थी ये, और ये ह्यूमैनिटेरियन थी, बहुत सारे इनके NGOs के भी रोल थे। तो जी हाँ, इन्होंने इस बोर्ड को, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को, ताकि एनिमल वेलफेयर के इश्यूज के ऊपर कार्य कर सके ये संस्था, क्रूएलिटी रोक सके एनिमल्स के अगेंस्ट बनाई गई थी। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैंपा फंड। कैंपा फंड, पहले तो आप कहोगे सर ये कैंपा की फुल फॉर्म क्या है, तो कैंपा की फुल फॉर्म आप लोग बताओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, राइट। फिर ये पूछ रहे हैं कि कैंपा फंड एम्स टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरियाज एंड टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी। कैंपा फंड इज ए नॉन स्टैट्यूटरी फंड। तो इसमें से आपसे पूछा है करेक्ट आंसर क्या है। 1 2, अगर देखो कुछ नहीं पता ना इस बॉडी के बारे में भी, तब भी आप यहाँ पे ट्रिक यूज करके आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इट्स हाईली प्रोबेबल कि कैंपा के ऊपर एक क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से सिविल सर्विस एग्जाम में आए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसकी प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंड? सो यस, प्लीज ट्राई टू आंसर। मैं आपको कुल 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड्स आई एम गिविंग यू टोटली। प्लीज इसमें जवाब देने का ट्राई करें। क्विकली गाइस, क्विकली। 8th का ए भी आया है मेरे पास, सी भी आया है। क्या है इसका आंसर? क्विकली यार, एक दो लोगों के जवाब नहीं चाहिए, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। एंड यस, कैंपा की फुल फॉर्म है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। यस, कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, आई रिपीट, आई राइट द स्पेलिंग ऑल्सो फॉर यू, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। क्या मतलब है इसका यार? कहीं पे भी एक सोचो, इतनी सी जमीन है, बताता हूं क्या होता है इसमें। इतनी सी जमीन है, इसके अंदर काफी सारे पेड़ लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, ठीक है। देखो काफी सारे पेड़ लगे हैं, दिख भी रहे होंगे आपको, देखो 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 कितने सारे हैं, सो मेनी ट्रीज आर देयर। अब इनको काटा जाता है और इस एरिया के अंदर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कुछ भी कार्य शुरू किया जाता है, जंगलों को काटकर, डिफॉरेस्टेशन कर कर। यार डिफॉरेस्टेशन किया, देखो वैसे ही पेड़ों की हम संख्या कम करते जा रहे हैं, तो इससे तो ह्यूमैनिटी या इंसानियत को बहुत ज्यादा खतरा आ सकता है, एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा खतरा आ सकता है। इसलिए हम किसी और पैच ऑफ लैंड में कॉम्पेंसेट करने के लिए और पेड़ उगा देते हैं ताकि कॉम्पेंसेट कर पाए। इसलिए कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया। एक फंड है, इसके अंदर पैसा डाला जाता है ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके कहीं और आप पेड़ लगा सकें, ताकि आप कॉम्पेंसेट कर सकें। इन तीनों शब्दों के मतलब से आप समझ पाएंगे कि हाँ, इट इज देयर टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी। दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, बट नो 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 एंड नो, सेकंड स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट। पहला आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपको समझ आ गया तो कि पहला तो सही होगा ही होगा। पहला अगर सही है तो ये ऑप्शन कट जाएगा अपने आप और ये ऑप्शन कट जाएगा अपने आप। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आप अग्री करते हो मेरे साथ, यस या नो। सर ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन? ये नहीं हो सकता सही, और ये भी क्यों होगा नाइदर 1 and 2? हमने तो पता कर ही लिया है कि पहला सही है, तो ए और सी में कंफ्यूजन है। 50-50% के चांस है, या तो एक स्टेटमेंट सिलेक्ट करोगे तो 50% चांस उसके करेक्ट होने के, इनकरेक्ट होने के। चलो इस प्रोबेबिलिटी को भी ऊपर ले जाते हैं,
सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कैंपा फंड इज ए नॉन स्टैट्यूटरी फंड। तो अब मेरी बात समझो, कोई भी ऐसा अगर फंड बनाया जाएगा तो क्या किसी कानून के अंतर्गत नहीं बनाया जाएगा? क्या किसी कानून के अंतर्गत नहीं बनाया जाएगा? बिल्कुल सर, कानून के अंतर्गत लाना तो जरूरी है। चलो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर उसको कानून के अंदर लाना, एक लीगल एस्पेक्ट से गुजरना, एक स्टैट्यूटरी फंड होना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप इनकरेक्ट मान के ए को आप सही जवाब कंसिडर कर सकते हैं। यस, दिस वे आपको 2 नंबर नहीं गेन होंगे सिविल सर्विस एग्जाम में, यू विल गेन 2.67। वैसे नॉमिनली आप देखें तो 2 ही गेन करेंगे, पर जो लूज कर सकते थे 0.67 मार्क्स इसको इनकरेक्ट करके, वो भी आपका एक तरीके से फायदा ही है, नोशनल बेनिफिट है ये आपका। दैट इज वाई आई एम सेइंग ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको प्रॉपरली आंसर फाइंड करना पड़ता है, आंसर ढूंढना पड़ता है, खोज में निकलना पड़ता है। एंड यस, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 2016 के अंदर एक्ट के अंदर बना है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। 2016 के अंदर एक फंड बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इज इनकरेक्ट? अब देखो सीधा सीधा आपसे इनकरेक्ट पूछा है, सीधा सीधा आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो क्विकली यार इसका जवाब देने की ट्राई करो, इसमें से क्या इनकरेक्ट है क्या करेक्ट है। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब देने की ट्राई करें। पढ़ के भी सुना देता हूं। ए कहता है आपका, इट हैज अ हेडक्वार्टर इन कैम्ब्रिज यूके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज टू प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ द व्हेल स्टॉक्स। इट इज साइंड इन 1946। In 2018, Japan became the only country to leave the commission and start commercial whaling. Right? And Misha Saxena, you asked Compensatory Afforestation Fund 2016 का एक एक्ट है, उसके तहत है वो। चलिए क्विकली क्विकली, कोई बात नहीं, शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में है। जो भी बॉडी एक्ट से बनती है वो स्टैट्यूटरी होती है आकाश, बिल्कुल होती है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे आपका नीति आयोग का सबने नाम सुना है, क्या नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं सर, इट इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि किसी कानून में नहीं बनी, किसी एक्ट में नहीं बनी, सरकार ने बनाई है अपनी मर्जी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके। दैट्स व्हाई। एंड मीशा सक्सेना, आप स्किप करे जा रही हो क्वेश्चंस, प्लीज इनको आंसर देने की कोशिश करो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इतना इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट कर दूंगा गाइस। इन सेशन को मैं IES कहता हूं, इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट सेशन, क्योंकि क्वेश्चन को आंसर बताने के बाद आपके लिए इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट किया जाता है मेरे द्वारा, राइट? इसीलिए मैं इनको IES कहता हूं। चलिए, इनकरेक्ट मैंने आपसे पूछा है, आप इसका करेक्ट जवाब देखिए ही। डी इसका करेक्ट आंसर और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 2018 में जापान बिकेम दी ओनली कंट्री टू लीव द कमीशन एंड स्टार्ट कमर्शियल व्हेलिंग। यार जापान के साथ और भी कोई देश था क्या जिसने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को छोड़ा था? हाँ सर बिल्कुल था, आइसलैंड था। आइसलैंड नाम का, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आइसलैंड नाम का एक देश था सर 2018 के अंदर। जापान और आइसलैंड ने और नॉर्वे ने, इन्होंने साथ मिलके छोड़ दिया था। किसको छोड़ा था? इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन नाम के इस ऑफिस को। क्यों छोड़ा था? क्योंकि बैन लगा दिया था कमर्शियल व्हेलिंग के ऊपर, और ये चाहते थे कमर्शियल व्हेलिंग, कमर्शियल मतलब पैसे कमाने के लिए व्हेलिंग शुरू करी जाए, व्हेल्स को वगैरह। व्हेल मछली होती है, आप सबको पता होगा, इट इज अ टाइप ऑफ अ जाइंट फिश, बहुत बड़ी मछली होती है व्हेल। व्हेल मछली सबसे बड़ी मछली में से एक है यार। तो उनकी फिशिंग पे बैन लगा दिया था इस बॉडी ने, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने। पर जापान, आइसलैंड और नॉर्वे ने सबने मिलकर विरोध किया। उन्होंने कहा हम तो करेंगे कमर्शियल व्हेलिंग, प्लीज ट्राई टू स्टॉप इट, रोक के दिखाओ, ठीक है, रोक के दिखाओ। तो इसीलिए 2018 स्टेटमेंट ये गलत हुई, कमर्शियल व्हेलिंग हो रही है। इससे पहले साइंटिफिक पर्पस के लिए होती थी, अब कमर्शियल पर्पस के लिए ये 3 देश कर रहे हैं। बाकी देश जो इसके मेंबर है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए व्हेलिंग कर सकते हैं। व्हेलिंग का मतलब होता है व्हेल मछली को मारना, व्हेलिंग का मतलब होता है व्हेल मछली को मारना। हेडक्वार्टर है इसका कैम्ब्रिज यूके के अंदर, एब्सोल्युटली कोई शक नहीं है इस बात का। और ये 1946 में ही बनाया गया था इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ऑब्जेक्टिव इसके कमीशन के
कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक्स, व्हेल स्टॉक्स का मतलब है व्हेल्स की आबादी की रक्षा, व्हेल्स की जनसंख्या की वृद्धि, increase in the population of the whale. That is what the objective of this International Whaling Commission is, and to stop whaling industry from commercially using whale fishes and killing them, to stop them. That is the preventing such massacre is the objective of IWC. अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 10वां सवाल देखते हैं। नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, NAFCC, अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज है आपका ये नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। It was set up in 2015. It has projects under the National Adaptation Fund, जिसको नाबार्ड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मेरे को इसका जवाब दीजिए प्लीज। मेरे को इसका आंसर जानना है। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज क्या 2015 में सेटअप हुआ था, और क्या ये एक नेशनल अडेप्टेशन फंड जो इसके अंतर्गत आता है वो नाबार्ड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? सो क्विकली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Quickly, I try to answer this question. And Akash has asked, is India a member of International Whaling Commission? आकाश ने मुझसे सवाल पूछा क्या इंडिया इसका मेंबर है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का? तो इंडिया एक्चुअली इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। आपका टोटल 87 मेंबर्स हैं टोटल इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के, और 1946 में बना था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया इज एक्चुअली अ मेंबर, यस, ठीक है। इस 10th क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। क्विकली यार, क्विकली। आपको मैं प्रेशराइज इसलिए करता हूं, आदत पड़े जल्दी से जल्दी आंसर देने का। ओके गाइस, चलिए इसका आंसर रिवील करते हैं आपको। वेरी गुड। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C, 1 and 2 only, and 1 and 2 means that both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct. या बिल्कुल, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC जिसका नाम होता है, 2015 के अंदर आया था, बिल्कुल आया था। इसका काम क्या था? इसका काम था क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसको रिवर्स करना है, क्लाइमेट को वापस नॉर्मलाइज करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम, वेयर विल दिस फंड कम फ्रॉम? इस पैसे को कहां से लाएं, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इंडिया के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहे हैं, तो सबको साथ में मिलके एक पार्टिसिपेशन करना होगा क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए। इसलिए एक नेशनल अडेप्टेशन फंड बनाया गया जिसको नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म लिख देता हूं आपके लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये एक बॉडी है, ये एक संस्था है, नाबार्ड इसका नाम है। ये आपका नेशनल अडेप्टेशन फंड को होल्ड करके रख रही है, और इस बॉडी को, क्योंकि ये नेशनल अडेप्टेशन फंड को संभालती है, इसे कहते हैं नेशनल इंप्लीमेंटेशन एंटिटी या नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी कहा जाता है नाबार्ड को। काम मैं आपको बता ही चुका हूं, फंड इकट्ठा करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करनी है, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट को बेहतर करना है। रेजिलियंस का मतलब है इतनी क्षमता बिल्ड कर दो क्लाइमेट की कि किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसको हम रिवर्स करने की कोशिश कर सकें, चलिए कोई बात नहीं, हमने यहां तक देखा, करेक्ट आंसर सी है। 11th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यार इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग विद रिगार्ड टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, GEF के बारे में आपका पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से। प्लीज जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें। GEF इज अ पार्टनरशिप ऑफ मल्टीपल एजेंसीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, NGOs. It does not finance the Minamata Convention on Mercury. India has signed the GEF. India एक signatory है GEF का, और GEF या Global Environment Facility was established on the eve of the 1992 Rio Earth Summit. तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। और इसके अंदर देखो, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस वेयर इनकरेक्ट आंसर्स हैव बीन सॉट फ्रॉम यू, एक्सपेक्ट देम।
एंड यस, क्विकली इसका आंसर देने की कोशिश करोगे उतना ही फायदा है। गाइस, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, वो भी साथ में ज्वाइन हो। 11th क्वेश्चन क्विकली क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली। स्किप करना है नहीं करना, करेक्ट आंसर के पीछे भागना है, या कुछ भी आंसर करके देना चाहते हो आप, ये जल्दी से डिसाइड करो और अपना आंसर दो। मोहम्मद मोहसिन पूछ रहे हैं ऑप्शन कहाँ है, तो इसमें ऑप्शन देने की क्या जरूरत है? यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन ना यार, लॉजिकली आप भी क्या सवाल पूछ रहे हो यार, ऑप्शन कहाँ है? दीज आर दी ऑप्शंस ओनली। रिडिकुलस क्वेश्चन दिस इज। आप शायद पहली बार ऐसी कोई क्लास देख रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था आपका, ना मैं मजाक उड़ाना चाह रहा था, पर आप बहुत बहुत ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सामने ऑप्शंस गिवन है। स्किप, ओके। ए और बी, हाउ डज दैट वर्क? ए और बी कैसे हो सकता है? एक आंसर होगा ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यस, बी इज द इनकरेक्ट वन। इट फाइनेंसेस मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, बिल्कुल फाइनेंस करता है यार। देखो, इंडिया एक सिग्नेटरी है जीईएफ का, बिल्कुल है। जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी शुरू हुआ था 1992 में रायो अर्थ समिट के अंदर, बिल्कुल हुआ था सर, 1992 के अंदर रायो अर्थ समिट के अंदर जीईएफ की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल हुई थी, ठीक है। और ये एक पार्टनरशिप है काफी सारी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज का, एनजीओज का, ताकि दुनिया भर में एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जा सके, उसके लिए फंड्स इकट्ठे करे जा सके और उन फंड्स का यूज कर सके अलग अलग प्रोग्राम्स में। एंड यस, मीना माटा कन्वेंशन इज ए पार्ट ऑफ इट, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। इट फंड्स मीना माटा कन्वेंशन, बिल्कुल करता है मीना माटा कन्वेंशन को फंड, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक लास्ट एक माइंड मैप बना के आपको जीईएफ के बारे में फाइनली बताता हूं। प्लीज कीप योर आईज ऑन द स्क्रीन, आप ध्यान रखें स्क्रीन पे। जीईएफ के बारे में मैं आपको बता रहा था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1992 के अंदर रायो समिट के अंदर बनी थी, 1992 के अंदर बिल्कुल बनी थी, जिसका काम था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। इसके अंदर आपके 180 प्लस कंट्रीज हैं दुनिया भर के, देखो कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज कंट्रीज हैं, ठीक है। और इन कंट्रीज के अलावा काफी सारी एनजीओस, सिविल सोसाइटीज, सब इसकी पार्टिसिपेंट हैं, जो क्वेश्चन में आपके पूछा भी गया है। सिविल सर्विस एग्जाम में रायो समिट और जीईएफ, जीसीएफ, इन संस्थाओं के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है यार, तो इसको लाइटली मत लेना, मजाक में मत लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा जीईएफ टोटल 5 कन्वेंशन का फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है, टोटल 5 कन्वेंशन का। अगर हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, वो है सीबीडी। सीबीडी की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये मैं आपको अलग से माइंड मैप बना के दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, आप अभी तो बस इतना ही समझें कि 1992 में 180 से ज्यादा देश हैं जीईएफ के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और सब मिलकर एनवायरमेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। यहां तक हमने देखा। और फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर सिविल सर्विस एग्जाम में टाइम एंड अगेन बार बार सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि पहली कौन सी संस्था है, टोटल 5 संस्थाएं हैं जिनको पैसा मिलता है जीईएफ से, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से। पहली है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी जिसको कहते हैं, सीबीडी कहते हैं, इसे बहुत फेमस कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की। सेकेंड वन आपकी दूसरी कौन सी है? दूसरी है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। यार मर्क्यूरी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके रिसाव से एक न्यूरोटॉक्सिन ही मान लो कि हमारे बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। जापान के अंदर एक बारी जापान के अंदर मीनामाटा क्षेत्र के अंदर मर्क्यूरी का रिसाव हो गया था, मर्क्यूरी लीक हो गई थी, और उस वजह से काफी सारे लोगों के शरीर के अंदर, बच्चों के शरीर के अंदर बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज एंड चेंजेस आ गई थी। तो मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी भी है इसके अंदर। थर्ड है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन
स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी के बारे में है। पीओपी, और पीओपी का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो जितने भी ये एंडोसल्फान और डीडीटी जैसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, एंडोसल्फान के बारे में सुना होगा, खेती किसानी में इस्तेमाल करते हैं यार। डीडीटी पहले एक आपका खेती के अंदर, किसानी के अंदर यूज होता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पर जब पता चला कि इसके विनाशकारी, इसके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस होते हैं यूसेज के, तो इसको बैन कर दिया गया। यूरिया इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इजंट इट? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पीओपी के बारे में है, ये भी इसका एक पार्ट है। फोर्थ एंड फिफ्थ, क्विकली हम चौथा और पांचवा देख के इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका यूएनसीसीडी, ये कैफे कॉफी डे नहीं है, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन, कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन से जुड़ा है या डेजर्टिफिकेशन से जुड़ा है, कन्वेंशन फॉर दी combating convention for combating the deforestation और desertification। एंड फिफ्थ मैं आपको फिफ्थ के भी बता देता हूं। फिफ्थ वन इज यहां पे लिख देते हैं। फिफ्थ आपको सीसीडी बता दिया, लास्ट है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पांचों संस्थाएं, जैसे कि यूएनएफ ट्रिपल सी, जैसे कि सीबीडी, जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, जैसे कि मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, और यूएनसीसीडी कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये पांचों की पांचों संस्था पैसे लेती हैं आपकी जीईएफ के अंतर्गत। जीईएफ 1992 में बनाया गया था। इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है। इसका रोल, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी कब बनी थी, स्थापना कब हुई थी, सब कुछ बता दिया है। इतनी सारी वैल्यू, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है इस क्वेश्चन के बारे में। अब आपको जीईएफ के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। 12th क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको भी क्विकली यार सॉल्व करने की कोशिश करो। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अकॉर्डिंग विद द ईयर ऑफ द फॉर्मेशन। और यार मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस साल के सिविल सर्विस एग्जाम या नेक्स्ट ईयर के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाएगा। The chances and probability of this question being asked is very very high। तो इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखता हूं, जो कि इस साल पूछा जा सकता है। तो ट्राई करो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। दैट अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी। एंड क्विकली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्रॉपर एक क्रोनोलॉजी में सेट करो इसे, इसकी क्रोनोलॉजी बताओ, थोड़ा सोचो, ईयर याद करने की कोशिश करो। पढ़ा है आपने अपनी शंकर एनवायरनमेंट, शंकर आईएएस की बुक में पढ़ा है, किसी भी एनवायरनमेंट के बुक में पढ़ा है, प्लीज ट्राई टू रिकॉल इट। आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो एंड प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी। राइट, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे डाउट आई थिंक अजय कुमार मौर्य, मैं हिंदी में क्यों नहीं स्टडी कराता। अजय कुमार मौर्य शायद आप जानते नहीं है, एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर, ठीक है। जिसको अगर इतनी बेसिक हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आ रही है तो वो फिर बेटा पेपर में क्या कर पाएगा, उसका फिर भगवान ही, रब ही राखा है। मैं दुआ करूंगा उसके लिए कि इतने बेसिक शब्द जू, सेंट्रल अथॉरिटी, ये नहीं समझ पा रहा तो फिर भाई रब ही राखा है फिर उसका, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ अजय कुमार मौर्य जी, प्लीज बताएं। आपको शायद इंग्लिश का सिविल सर्विस पेपर क्लियर नहीं करना होगा, बाकियों को करना है तो उनको करने दें, प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब ना करें प्यारे बच्चे। और वैसे भी 57% तो इंडिया की पॉपुलेशन हिंदी नहीं जानती ना। चलिए कोई बात नहीं, 12th क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए गाइस। इसका आंसर दो, अर्चना ने आंसर दिया है, मोहम्मद मोहसिन इज ऑल्सो गिविंग आंसर। ओके ओके ओके, चलो सुनो फटाफट। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 के अंदर बनी थी। ऐसे ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1962 के अंदर,
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली सन 2007 के अंदर बना है, और सेंट्रल जू अथॉरिटी थोड़ी सी पुरानी बॉडी है, 1991 के टाइम पे बनी थी। सबसे पुरानी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद बनी थी सेंट्रल जू अथॉरिटी, उसके बाद बनी थी वाइल्ड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड रिसेंट वन सबसे रिसेंट है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को फटाफट बताएंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बना प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत। 1962 के अंदर 2 साल के बाद ही एक संस्था बन गई थी। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे, ये भी मुझे जानना है आप सबसे। इतनी मेहनत आपसे इसलिए करवा रहा हूं कि मेहनत की आदत पड़े आपकी, खुद ढूंढोगे मेरे आंसर बताने से और खुद के आंसर ढूंढने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बता दूंगा, मैं बता के चले जाऊंगा, पर आपके मेमोरी में रिपोजिटरी में स्टोर नहीं होगा। खुद फाइंड करोगे, खुद क्लास में इंटरेक्ट करके बताओगे, तो एक बारी बताया आपने, इट विल गेट स्टोर्ड इन योर रिपोजिटरी। गांधी जी कहते थे द बेस्ट वे टू लर्न, द बेस्ट वे टू गेट एजुकेटेड इज बाय एक्टिविटी, पार्टिसिपेट करके। आपको भी इसीलिए मैं पार्टिसिपेट करवा रहा हूं क्लास के अंदर बच्चों। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बताएं, क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता ही चुका हूं 3412, विच इज योर ए, राइट। ईयर भी बता दिया, आंसर भी बता दिया, आपको एडिशनल चीजें भी बता दी है। और आप मुझे ये बताएंगे वाइल्ड लाइफ का एनिमल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, MOEFCC, यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल वो मिनिस्ट्री है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं फटाफट। WCCB के बारे में ही क्वेश्चन आ गया देखो, और इसी क्वेश्चन में पूछा है ये कि इट इज फंक्शन, इट फंक्शन अंडर दी MOEFCC, ये तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अंजू पटेल कह रही है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। नहीं बेटा, लाहौर के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। अरे यार, इंडिया की बॉडी है, ऑफ इंडिया पूछा है तो पेरिस में कैसे होगा बेटा, सीधा लाहौर ही बोल देते यार, काठमांडू बोल दो, बीजिंग बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। तो पेरिस में कैसे हो सकता है, राइट। यार एक छोटा सा गूगल सर्च ही करना होता है, अगर नहीं पता तो फिर भी रैंडम आंसर्स ना दो। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का रिसेंटली हेडक्वार्टर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का पहले तो होता था चेन्नई के अंदर, पहले शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर होता था चेन्नई के अंदर, पर बाद में रिसेंटली इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया है। रिसेंटली इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहाँ लाया गया, हरियाणा लाया गया, यूपी लाया गया, कहाँ लाया गया, फिर फटाफट मेरे को बता दो। सर हरियाणा ही लाया गया, आप सही कह रहे हो, हरियाणा में ही लाया गया है, ठीक है, बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर। इसीलिए पहले चेन्नई होता था, अब हरियाणा आ गया, रिसेंटली हुआ है, करंट अफेयर्स में था कुछ टाइम पहले। इसीलिए मैं आपको बच्चों को होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो 13 का आंसर दो, टोटल 15 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचेंगे, उन्हें भी फटाफट निपटाएं। आप लोग भी थक गए होगे, जितना जल्दी आंसर करोगे उतना जल्दी फ्री होंगे। और न्यू दिल्ली नहीं है, हरियाणा बल्लभगढ़ मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। करो करो क्वेश्चन ट्राई करो यार। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, फोर्थ स्टेटमेंट तो पहले ही मैं सच बता चुका हूं आपको, पर कोई फायदा तो है नहीं, सब में ही फोर्थ स्टेटमेंट है, कोई फायदा तो है नहीं इस चीज का। WCCB works to combat wildlife crime in India. WCCB is a non-statutory extra-constitutional body. It derives its power from Prevention of Cruelty to Animals Act. फोर्थ तो सही है बेटा, देखो इसका करेक्ट आंसर है C, 1 and 4। क्या लिखा है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यार एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, इट इज एक्चुअली ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, शुरुआत में ही पहले ही क्वेश्चन में ही हम डिस्कस कर चुके हैं दैट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो MOEF ट्रिपल सी के अंतर्गत आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत बनी है 2006 के बाद 2007 में एक्टिव हुई है ये संस्था। 2006 में बनी थी, 2007 में एक्टिव हुई थी, ऑपरेशनल 2007-8 के अंदर हुई थी, और आज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्लीज इसको याद रख लो यार, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत हाई, वरना आपको नहीं बता रहे होते मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। सी मैंने बता दिया आपको, और ये स्टेटमेंट गलत है, पोका के अंदर नहीं बनी है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के तहत, इसके तहत बनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। प्लीज 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 इसको ध्यान से देखें, ध्यान रखें। चलो कोई बात नहीं, सी का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है 14th, सेंट्रल जू अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन से कानून के अंदर बनी है? बहुत सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है यार, इसका आंसर दो, जल्दी खत्म करो। मैंने ईयर ऑफ फॉर्मेशन सेंट्रल जू अथॉरिटी का बताया हुआ है। एक्ट भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, पर यार 100 क्वेश्चन में से ना 1 से 2 क्वेश्चन हर साल एक्ट से आते हैं, वेरीफाई कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर सिविल सर्विस एग्जाम के। इसीलिए तो कह रहा हूं एक्टिवली याद रखते रहो, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंतर्गत बनी है? क्विकली यार, क्विकली, छोटा सा आंसर चाहिए था मेरे को इसका। मैंने बताया था 1991 के अंदर बनी है, तो जिस साल में अमेंडमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसी साल बनी होगी। सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या करती है? भारत के अंदर बहुत सारे जूज हैं, बोटानिकल पार्क्स हैं, जू हैं बहुत सारे, ठीक है। जू पता है ना क्या होते हैं? जहां पे जानवर रखे जाते हैं, बहुत सारे जू हैं, और इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म लाने की जरूरत थी, एक कानून लाने की जरूरत थी। इसीलिए तो इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला है, यार। बिल्कुल ये 1991 के एक्ट के अंतर्गत बना था। इंडियन जूस को प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का आदेश दिया गया था, एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया था, क्योंकि जूस के अंदर होते हैं खतरनाक जानवर, शेर होता है, हाथी होता है, सारे खतरनाक जानवर होते हैं। कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इसलिए बॉडी बनाई गई थी। चलो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज एन इंडियन नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट और जानवरों के वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स के वेलफेयर के लिए कार्य करना। WTI is a registered charity in India. Its headquarter is located in Noida, उत्तर प्रदेश। तो यार इसका मेरे को आंसर बताओ क्या है? क्या एक चैरिटी या एक NGO है? क्या इसका काम जो ऊपर बताया गया यही है, वेलफेयर का काम करना इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स के? क्या इसका हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर? तो प्लीज फटाफट इसका आंसर देने की ट्राई करो, राइट। क्विकली इसका आंसर देने की कोशिश करो। गाइस ऑल ऑफ यू, और हर्ष कह रहे हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38A से बना है। बेटा विकिपीडिया पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छे। विकिपीडिया पे विश्वास कर लिया, पर सामने टीचर बैठा है उस पर तो विश्वास करना नहीं है। स्ट्रेंज यार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है, मैंने मना तो किया ही नहीं आपको। 1972 जिस आर्टिकल की बात, जिस सेक्शन की बात कर रहे हो ना आप, 38A, हर्ष बेटा, उसके अंतर्गत तो बना है। पर क्या इस सेक्शन को जब डाला गया है
तो क्या इस एक्ट से डाला गया था? अरे यार 1991 1992 में अमेंडमेंट हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991, उसके बाद ये प्रोविजन इंक्लूड किया है इन दिस एक्ट। मैंने पूछा है इंक्लूजन किससे हुआ है, तो इसलिए विकिपीडिया ना बेटा हानिकारक चीज है, अवॉइड करें। सामने अगर टीचर बैठा है तो उस पर विश्वास करें। इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है। 1, 2 एंड 3। नोएडा में हेडक्वार्टर है, एनजीओ है, रजिस्टर्ड चैरिटी है, और बिल्कुल इसका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के कंजर्वेशन का और इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा का, सुरक्षा का, वेलफेयर का काम है, कल्याण का काम है। स्टार्ट करो। और ये हमारा ग्रेड अप यूपीएससी चैनल है बेटा। ग्रेड अप यूपीएससी चैनल को प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक जरूर से करना, जरूर से करना, शेयर करना यार अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो डाला करें उनको पता चल जाए, वो पार्टिसिपेट करें। सब्सक्राइब करो अगर पहली बार जुड़े हो, और हमेशा, और याद से हमारे सेशंस को, हमारे सारे सेशंस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। दोस्तों अगेन माय नेम इज वसु कटारा, वी के सर। आप सब लोग से मिलके बहुत इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ज्यादा एनरिचिंग सेशन है, किसी का बीच में कुछ छूट गया, कोई बीच में जुड़ा था, जरूर से इसको रिवाइंड करके, चाहे 2x की चाहे दुगनी स्पीड पे देखना पड़े, पर देखना जरूर। इस पूरी वीडियो को आप आधे घंटे में, 40-20 मिनट में भी निपटा सकते हो, पर देखना जरूर से। आंसर जो डिस्कस करे गए हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन। मैं देख रहा हूं आप में से काफी लोगों ने रिप्लाई किया है, काफी लोगों ने आंसर किए हैं, कुछ के 9 सही हैं, कुछ के 10 सही हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप सबने पार्टिसिपेट किया इस क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर और जय हिंद।